चलो आओ बच्चों, ग्रेचुटी एक्ट में नॉमिनेशन से पढ़ना था हम लोगों को, आई गेस, है ना। और आज इसको कंप्लीट करते हैं एक्ट को। तो सब बच्चे बातें नहीं करेंगे, सब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। और ये कुछ जनसंख्या बाहर है क्या, अभी हमारे बीच में नहीं रही क्या? ये कहाँ चले गए? ये आएंगे? चाय पीने गए? तो ब्रेक का टाइम भी नहीं था, चाय पीने कैसे चले गए इस टाइम पर? ये कौन सा टाइम है? कितने कितने लोग, कितने नग बाहर हैं अभी? 4 नग बाहर है। 1 2 3 4 5 नग बाहर हैं। अच्छा, तो 2 तो ये बालक होंगे, है? अच्छा, चलो जी, जब तक ये नग आ रहे हैं तब तक अपन पढ़ लें थोड़ा सा। तो इस ग्रेचुटी एक्ट के बाद में एक छोटा सा दोबारा टेस्ट करा लेंगे जी, है ना। तो रेडी हो जाओ फिर धमाधम। रेडी नहीं है? अरे यार, और कितने नग रह गए बाहर अभी? एक और है, ये आ गया एक और। इसके अलावा एक और है, इसके अलावा 2 और होंगे। 2 ये दोनों होंगे, ये लो। अभी और 2 बाकी हैं। अरे ये तो यार अली बाबा 40 चोर वाला खजाना हो गया यार, ये खत्म ही नहीं हो रहा। अरे दीदी आप कहाँ चले गए पीछे? आप तो आगे बैठा करते थे, आज पीछे कैसे है? इज एवरीथिंग ओके? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया तबीयत को? है फीवर? अब सही है? दवाई ले ली? कौन सी? सही से बताना दीदी। अच्छा फिर वो ठीक है। अरे ये बहुत नालायक है, ये इसको फीवर होता है ना ये बगल में पहुंच जाता है। हाँ, इसको जरा सा फीवर होता नहीं, ये बगल में दुकान। हाँ बेटा, तेरा साथी भी रह गया क्या बाहर अभी? अरे शादी में बहुत जाता है वो यार, कभी बुआ से मिलने जाता है, कभी शादी में जाता है। इतनी वो कितने दिन के लिए गया शादी में? अब बड़ी लंबी शादी में गया है यार। दूर मतलब कहाँ? अजमेर दूर है? अरे कितना, किशनगढ़? ये अंडमान निकोबार अजमेर शिफ्ट हो गया। अभी हाल फिलहाल यहाँ शिफ्ट हो गया हो तो बताओ। अजमेर के आसपास तो ये किशनगढ़ है, ब्यावर है, या नसीराबाद है। बताओ यार, लोग 3 3 दिन की छुट्टियां कर लेते हैं दूसरों की शादी में। दूसरे की, अब वो है किसकी शादी ये भी नहीं पता, और अजमेर दूर नहीं रहे बगल में। 27 तारीख को मेरे को शादी में जाना है। मैंने रात को 11 बजे आने की टिकट करा ली, हाथ की आती। मैं अकेले ही जा रहा हूं तो गाड़ी ले जाने का कोई मतलब ही नहीं। तो ट्रेन से तो मैंने रात को 11 बजे की ट्रेन करा ली। भरतपुर अजमेर से ज्यादा दूर है। अजमेर 110 किलोमीटर है, भरतपुर 180 किलोमीटर है। और 2 बजे ट्रेन आ जाएगी, सुबह 8 बजे क्लास। उसमें क्या है? कोई छुट्टी नहीं। क्यों छुट्टी? छुट्टी क्यों करनी है मेरे को? अरे लॉजिक समझाओ ना। काम करना है तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी तो करनी पड़ेगी। अब शादी, अच्छा जिसकी शादी में जा रहे हो उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं तुम्हारे बुलाने में। सबके मोटिव फिक्स है, तुमने जाके खाना खाना है। सिर्फ तुम्हारा फोकस 6 बजे से या जैसे तुम जाओगे वो लगेगा तुम्हारा चार्ट पे। ये सच है ना? क्या 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 है? क्योंकि जल्दी खाएंगे तो खाना ढंग से खा पाएंगे। तो चालू हो जाओ। और जो घर के लोग हैं वो पहले चालू होते हैं, बोले अपन तो एक एक निपटाते रहे, ये सांभर वड़ा निपटा लो, चीला निपटा लो, जो भी, क्योंकि इतने सारे आइटम होते हैं 8 बजे तक खाने के लिए। अच्छा जिनका वो वाला प्रोग्राम है तो गैप लेते हैं बीच में, 6 से 7 में खा लिया थोड़ा सा, काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्टार्टर। फिर 7 से 8 में अपना प्रोग्राम 8 बजे अंदर आए, फिर एक राउंड लिया आधे घंटे का, फिर 8 से 9:30, फिर उसके बाद में फाइनल डिनर। और जो बुला रहा है उसको भी लिफाफे में इंटरेस्ट है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे आने नहीं आने में। तुम आओ आओ, भाड़ में जाओ, बाहर लिफाफा दे जाना। अगर वो दे दिया तुमने 101 का तो तुम गए काम से। 501 का लिफाफा दिया तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। खाना खा के गए नहीं गए, भाड़ में गए, उसको कोई लेना देना नहीं। तो जो तुमने लिफाफा पकड़ाया उसके बाद तुम्हारी प्रेजेंस 0 है। तो निकल लो ना फिर चुपचाप। सामने वाला कह रहा जा भाई, फेरे पड़वाने छोटे छोरी के। अभी तुम वहां पे जबरदस्ती अटके पड़ो, मैं ही शादी कराऊंगा, तुम ही पंडित हो रखे हो, तुम ही फेरे पड़वा रहे हो, विदा भी छोरी को तुम ही कराओगे सुबह, क्योंकि ड्राइवर तो तुम ही हो, गाड़ी तुम ही चला के लेकर आओगे।
हनीमून पे और बेच के आ जाना। भी जब सारी प्रक्रिया पूरी कराई तो ये और करा देना, क्योंकि तुमने तो शादी करानी है 3 दिन। यार कोई दूसरे की शादी में 3 दिन छुट्टी करता है क्या पढ़ाई छोड़ के अपनी? यार क्या बेवकूफी है बताओ यार। अरे तुम शादी में गए, सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ। रात को, अरे बड़े हो गए अब तो तुम अकेले भी आ सकते हो, इतने समझदार हो कि रात को तुम अकेले भी आ सकते हो, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। इतने बड़े तो हो तुम कि रात को 10 बजे वहां से चलो, और जाने की जरूरत नहीं, क्या है मत जाओ यार शादी में। कोई यार पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? पर चलो कोई नहीं, जाया है, शादियों का सीजन बार बार नहीं आता, जाना चाहिए। पर और फिर चलो अगले दिन आ जाओ यार, 3 दिन। अब आज तू 22 को तो वो आएगा, कल का निकला हुआ होगा, बताओ। इतनी छुट्टियां तो मैंने अपनी खुद की शादी में नहीं गिरी यार, बताओ। लेकिन 3 दिन 4 दिन छुट्टी यार। आओ तुम तो पढ़ लो भाई, जरूरी है, फिर शादी में भी जरूरी है, वरना तुम्हारी में कौन आएगा? ये भी जरूरी है, ये भी। हाँ पता लगा हम शादी कर रहे, कोई आ ही नहीं रहा, लिफाफा देने भी नहीं आ रहा। चलो नॉमिनेशन देखो बेटा, नॉमिनेशन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने पीछे पड़ी थी, अगर आपको याद हो तो शुरू में पढ़ लिया था पढ़ने कि आपको जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करोगे उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको नॉमिनी का नाम बताना है, ठीक है? कंपलसरी बताना पड़ेगा। देखो, ईच एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ हिज सर्विस शैल मेक नॉमिनेशन इन फॉर्म नंबर एफ। देखो कभी कभी मूर्खता भरे सवाल पूछ लेते हैं, फॉर्म का नाम पूछ लेते हैं, तो यार उसके लिए थोड़ा सा याद रखना, फॉर्म नंबर एफ। एन एम्प्लॉय में इन इज नॉमिनेशन डिस्ट्रीब्यूट। अब आपको 2 लोगों को नॉमिनी बनाना है। अच्छा, नॉमिनी रिलेटिव होगा, ये ध्यान रखें, नीचे लिखा हुआ है, अभी हम जाएंगे वहां बता देंगे आपको कि नॉमिनी रिलेटिव के अलावा कोई और नहीं हो सकता। पर अगर आप चाहो तो नॉमिनी एक से ज्यादा बना सकते हो। जैसे आपको लगता है भाई मुझे मम्मी पापा दोनों को 50-50% बनाना है, शादी नहीं उससे पहले, शादी हो गई बोले पत्नी को ही बनाना है, तो मम्मी पापा पत्नी, या मम्मी और पत्नी को बना दिया। बच्चे भी हो गए, बोले अब मम्मी पापा को हटाओ, बच्चे और पत्नी। ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं धीरे धीरे। तो आप स्प्लिट कर सकते हो कि 50% मम्मी पापा का, 50% पत्नी जी का, या 50% पत्नी का, 50% बच्चों का। उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन होने सारे रिलेटिव चाहिए, ठीक है? If an employee in his nomination distribute the amount of gratuity payable to him under this act amongst more than one nominee. If an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be made in the favor of one or more members of the family, and any nomination made by such employee in favor of a person who is not a member of family is void. ये हम पीछे कितना सारा डिस्कस करके रहे थे, अगर आपको याद हो तो अगर आपकी फैमिली है, किस समय? नॉमिनेशन बनाते समय, तो फैमिली के मेंबर को ही बनाना। फैमिली के होते हुए अगर आपने किसी और को बना दिया तो फिर नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली वॉइड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो फैमिली का मेंबर है उसको कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ प्रूवन है, ठीक है? इफ एन एम्प्लॉय हैज if at the time of making nomination the employee has no family, the nomination may be made in favor of any person or persons, but if the employee subsequently acquire a family, such nomination shall forthwith become invalid. ये भी हमने पीछे कहा था, आपको अगर याद हो तो गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल हमने लिया था। अगर नॉमिनेशन आपने दे दिया किसी और का, क्योंकि अभी कोई नहीं है आपका रिश्तेदार, तो आपने किसी और को बना दिया, लेकिन जिस दिन आपकी फैमिली आ गई उस दिन नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगले 90 दिनों में आपको फ्रेश नॉमिनेशन देना है फॉर्म नंबर जी में। नहीं दोगे तो क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं। जिसका नाम दिया था वो तो इनवैलिड है, उसको तो भूल ही जाओ, वो तो किस्सा ही खत्म हो गया, राइट? अभी आपने नॉमिनेशन दे दिया 90 दिन में तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो ये होगा कि आपके निपटने के बाद आपके घर वालों में से किसी एक को नॉमिनी माना जाएगा, जिसको हम बेसिकली लीगल हियर बोलते हैं। वो डिसाइड करेंगे, और अगर सारे लीगल हियर हैं तो फिर उस केस में सामान्य तौर पे क्या होता है, पत्नी और बच्चों का बराबर अधिकार होता है। एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट ये प्रोविजन है कि अगर बाई चांस घर में बहुत सारे लीगल हियर हैं तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लाइक पत्नी और बच्चे तो सब में इक्वली। अभी आप नॉमिनी बना के नहीं गए तो क्या करें? लीगल ईयर तो सारे ही है ना, सब में बटेगा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे बाद में आए तो उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बस ये एक्ट आज खत्म हो जाएगा, कल से नया एक्ट चालू होगा, नया नया बिल्कुल। फिर नए वाले एक्ट में पुराने वाले एक्ट के प्रावधानों का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? तो इससे घबराना नहीं। इन केस मॉडिफिकेशन नॉमिनी डाइज बिफोर द एम्प्लॉय शैल गिव अगेन नॉमिनेशन। यदि आप चाहें तो किसी भी समय नॉमिनेशन बदल सकते हैं, ठीक है? कोई चिंता की बात नहीं। बदलना चाहो तो फॉर्म नंबर एच में बदल देना, या अगर नॉमिनी पहले निपट जाए
तो चेंज कर देना। ठीक है जी, तलाक हो गया पत्नी से, तो पत्नी चली गई छोड़ के, तो आप चेंज कर दो नॉमिनी। कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, सवाल नहीं पूछोगे इस पे कोई? उस दिन तो इतने सारे पूछे तुमने यार। अच्छा पहले ही पूछ लिए, हाँ ये भी सही है। उस दिन तो भाई साहब ये रिश्तों में ऐसे उलझे कि इनके रिश्ते खत्म नहीं हो रहे, सबको अपने रिश्ते याद आ गए। उस दिन बैठते बड़ा मजा आ रहा था। है लिखा तो हुआ है क्या? अरे ये तीनों फॉर्म नॉमिनी के नाम के ही हैं, टाइम अलग अलग है मेरे भाई। फॉर्म एफ में देना है फर्स्ट टाइम जब नॉमिनेशन दे रहे हो ना, तब फॉर्म नंबर एफ में देना है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली बाद में बन गई, पहले नहीं थी, अभी आपको 90 दिन में देना है तो फॉर्म जी में देना पड़ेगा। नॉमिनी चेंज करना है तो फॉर्म एच में देना पड़ेगा। सारे नॉमिनेशन की फॉर्म है, लेकिन अलग अलग पर्पजेस के लिए। ठीक है, हाँ है जी दीदी, सुनाई नहीं दिया दीदी? हाँ जी दीदी, मैंने कहा था शुरू में ही आपका ध्यान कहीं और था। मैंने कहा था कभी कभी वो उल जुलूल सवाल पूछ लेते तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले, फॉर्म का नंबर बताओ। मैं जानता हूं ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है, क्योंकि फॉर्म का नंबर पूछने का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम में पूछ लिया तो देना पड़ता है नाम ऐसे। ठीक है दीदी, पक्का? चलो, तो बाहर का मत खाया पिया करो गर्मी सर्दियों में। और एक छोटा सा उपाय बताऊंगा बढ़िया, ना तो कभी तुम्हें जुकाम होगा, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। चाहे ठंड में आइसक्रीम खा लेना तुम, चाहे तुम बिना सर पे को टोपी ओढ़े, या वो निकल जाना खुली नाक से निकल जाते ना कभी कभी हवा लगती, रोज सुबह खाली पेट एक कच्चा आंवला खाया करो। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। मतलब एक कच्चा आंवला, अभी तो खूब आ रहे, 40 रुपए किलो आ रहे, सस्ते आ रहे, भरे पड़े। एक कच्चा आंवला 2 दिन खाने में अजीब सा लगेगा, खट्टा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन से आदत पड़े। मैं तो रोज ही खाता हूं, देखा ही होगा कई बार मेरे को खाते हुए आपने। मैं वही खाता रहा हूं, मुझे कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होता, ना कोई गला खराब होता। ये तो अंग्रेजों ने कहावत बना दी, वंस एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, होता वंस एन आंवला इन अ डे। अरे यार हंस रहे हो, सही कह रहा हूं यार। आंवले में विटामिन सी होता है बहुत ज्यादा, और आपको जब भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है उसका एक ही रीजन होता है, विटामिन सी की कमी। लेकिन हमें क्या आदत पड़ गई कि जैसे ही बुखार हो डॉक्टर के पास जाए, वो 10 एंटीबायोटिक लिखेगा, वो लोगे और बीमार पड़ोगे दवाइयों से ज्यादा। एंड सिंपल इलाज है बिल्कुल। 40 रुपए किलो में कितने आंवले चढ़ेंगे? लगभग 20 से 22, ज्यादा ही चढ़ेंगे। यानी रोज का 1 रुपए का आंवला। और आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम गला खराब हो जाए तो मेरे पास आ जाना, और अगर हो गया है तो अब से चालू कर दो, कल से 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। अगर तुम्हारा जुकाम या खांसी सही ना हो, नाक बंद खुल ना जाए, तो मेरे पास आ जाना आप। अभी तुम 200 रुपए की 400 रुपए की एंटीबायोटिक खाते होंगे, गला पेट दोनों खराब, और 400 रुपए डॉक्टर ले लेता होगा, 300 रुपए आजकल तो इससे कम कोई लेता ही नहीं। बढ़िया काम है एकदम। सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले एक टिका लो आंवला। और ये जूस वूस नहीं, ये कहीं बाबा रामदेव का जूस लिया है, वो तो अच्छा है, लेकिन जब फ्रेश अवेलेबल है तो वो क्यों खाना है? एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी निकालो फटाफट से, आंवला खा लिया हो तो। अभी आदमी निपट लिया तो ग्रेचुटी तो लेंगे उसकी, या रिटायर हो गया तो ग्रेचुटी मांगने जाओगे ना कि सर मेरी ग्रेचुटी मुझे दे दो, तो कैसे लेंगे ग्रेचुटी? बड़ा आसान प्रावधान है। दीदी फॉर्म नंबर आएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे भी दोबारा से। दीदी कह रही है अब ये बार बार मेरा ही नाम ले रहा है फॉर्म के नाम पे। देखो दीदी फॉर्म नंबर आई, 3 सिचुएशन बता रहा हूं। पहला, एम्प्लॉय जिंदा है और उसका हो गया रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन, तो खुद ही जाएगा लेने ग्रेचुटी। दूसरा, एम्प्लॉय जिंदा है लेकिन उसके डिसेबिलिटी है, तो नॉमिनी जाएगा। डेथ हो गई तो भी नॉमिनी जाएगा। तो दोनों केस में फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, पहला जो केस है जहां पर एम्प्लॉय खुद जा रहा है, खुद कब जाएगा? जब या तो सुपर एन्युएशन है या फिर रिटायरमेंट है। ठीक है दीदी, आप आसी आई हैं क्या? अच्छा परसों भी तो थे आप? नहीं फर्स्ट क्लास ही है क्या? फर्स्ट ईयर तो थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि चैप्टर लास्ट में, कल से नया चालू होगा ना, अभी लास्ट में चल रहा है। तो अगर आपका सुपर एन्युएशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ तो आप खुद ही जाना, सिंपल प्रोसेस है। फॉर्म नंबर 1 आई आपको भर के देना है एम्प्लॉयर को।
जिस दिन आपका रिटायरमेंट हुआ उससे 30 दिन। अच्छा लिखते क्या है देखो, यू नीड टू सबमिट फॉर्म नंबर आई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन ग्रेच्युटी इज पेबल। लिखते ये है, लेकिन ग्रेच्युटी पेबल कब से मानी जाती है? जिस दिन आपका रिटायरमेंट हुआ या जिस दिन सुपरएन्युएशन हुआ। जैसे मान लीजिए आज की तारीख है 20 तारीख को आप रिटायर हो रहे हो, 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी से 30 दिन, आप मान लो 20 जनवरी को रिटायर हो रहे हो, तो 20 जनवरी ही आपका डेट ऑफ पेबल ऑफ ग्रेच्युटी है। आज आपका सुपरएन्युएशन हो रहा है तो आज ही की तारीख है आपका पेमेंट ग्रेच्युटी पेबल का। आज से 30 दिन में एप्लीकेशन लगानी है, यानी 30 दिन का मतलब 18 जनवरी तक, 18 फरवरी तक एप्लीकेशन लगा देना आप। 30 दिन तो बहुत होते हैं यार, ऐसे काम तो आदमी पहले दिन करता है। अच्छा मैं बताऊं ज्यादातर कर्मचारी क्या करते हैं, 30 आज रिटायर होने वाले हो ना, लास्ट के 7-8 दिन में ये सब भर के तैयार रखते हैं, और 20 को रिटायर हो रहे लोग या माला पहना रहे हैं और वो फॉर्म पकड़ा रहे, ये ग्रेच्युटी का फॉर्म, ये पीएफ का फॉर्म, ये इसका फॉर्म, ये उसका फॉर्म, सब रेडी करके रखते हैं। 30 दिन बहुत लंबा समय, ठीक है। तो फॉर्म नंबर कौन सा जाएगा? आई। और कितने दिनों में देना है? 30 दिनों में। When a nominee is eligible for payment of gratuity, ये है डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी, तो he shall file within 30 days from the date of gratuity become payable, ये फॉर्म नंबर जे में सेम रूल है। अच्छा यहां पे ग्रेच्युटी पेबल कब से मानी जाती है? जिस दिन डेथ हुई या जिस दिन डिसेबिलिटी आई, उस दिन से 30 दिन का पीरियड स्टार्ट। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ग्रेच्युटी का फॉर्म भर के देना है फॉर्म नंबर जे में। समझ गए मेरे बच्चे? चलें आगे। प्रोवाइडेड, अच्छा यहां पर सुनो ध्यान से, अभी अगर कोई एम्प्लॉय का रिलेटिव है, नॉमिनी मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये फॉर्म भरने का उसको नहीं आता, तो यार वो तो बेचारा मतलब ग्रेच्युटी नहीं लेगा क्या? हमने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सादा पेपर पे लिख के दे दो भैया ऐसे ऐसे ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मेरा इस व्यक्ति के साथ ये संबंध है और मुझे नॉमिनी बनाया हुआ है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि कृपया करके ग्रेच्युटी का अमाउंट मुझे ट्रांसफर कर दें। हाँ इसके साथ अपना आईडी प्रूफ जरूर लगा देना, ये तो लगाना पड़ेगा ना। नॉमिनी कौन है, नाम ऐसे कैसे माना जाएगा, आप समझो ना यार। कोई शक्ल, जब आपने नॉमिनी का नाम दिया होगा तो नॉमिनी की फोटो थोड़ी चिपकाई थी उसके अंदर यार, नाम ही तो लिखा था। तो जो बंदा पैसे दे रहा है आपको वेरीफाई तो करेगा ना कि आप वही आदमी हो जिसका नाम यहां लिखा हुआ है, तो आईडी प्रूफ लगेंगे, एड्रेस। आपका एम्प्लॉयर ये वेरीफाई करने के लिए आपसे एविडेंस मांग सकता है, इसलिए इस बात के लिए रेडी रखना। ये सिर्फ नॉमिनी के केस में, आप खुद ही जाके ग्रेच्युटी ले रहे हो तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो ये मुद्दा ही नहीं है। समझ में आ गई बात? देखो, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन इन द प्लेन पेपर विद द रेलेवेंट पर्टिकुलर्स शैल आल्सो बी एक्सेप्टेड, द एम्प्लॉयर में ऑब्टेन सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। ये किस चीज के लिए है? ये टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्या? नॉमिनी। तो आप तो जी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाना पहले ही, बढ़िया सी लगा देना, उसके काम आए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे आओ। When a legal year is of an employee is eligible for gratuity, the shall apply within 1 year. Now most important case, ये आ गया लीगल ईयर वाला केस। अभी लीगल ईयर वाले में 1 साल का टाइम है, फॉर्म नंबर के है, फॉर्म नंबर तो कोई बात नहीं, 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर आपको जो है अप्लाई करने का टाइम दे। क्यों भाई लीगल ईयर में 1 साल क्यों? आपको दिया ये क्वेश्चन, आप बताओ। ठीक है, तो 1 साल का टाइम क्यों दिया भाई? नॉमिन, वेरी गुड, कोर्ट केस हो सकता है ना। लीगल ईयर कौन है वो डिसाइड करने में दिक्कत हो सकती है। सामान्य तौर पे तो देखो क्या होता है, जो पत्नी और बच्चे हैं, अगर व्यक्ति मैरिड है तो, और अगर मैरिड नहीं है तो माँ बाप। भाई बहन को लीगल ईयर नहीं माना जाता, याद रखना, अनलेस अगर आपके फादर मदर जिंदा है, नहीं है तो। यानी यदि कोई, ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूं जो आपको याद रखना है समझने के लिए, कभी कोई सवाल पूछ ले कि आप सीएमए हो, बताओ हमारी समस्या, तुम ब्लैंक हो जाओ, तो क्या इतना ज्ञान रहना चाहिए। सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति अनमैरिड है तो उसके पहले लीगल ईयर होते हैं उसके माँ बाप, ठीक है। और अगर माँ बाप जिंदा नहीं है तो भाई बहन, यानी कोई भी भाई बहन संपत्ति पे अधिकार नहीं जता सकता माँ बाप के जिंदा रहते हुए। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो लीगल ईयर में माँ बाप नहीं रहते, फिर लीगल ईयर में पत्नी या पति और बच्चे, राइट। माँ बाप लीगल ईयर की कैटेगरी में नहीं आते। यदि आप शादीशुदा हैं
तो इवन विमेन्स के केस में भी लीगल ईयर में पति और बच्चे आएंगे, राइट। अच्छा, अब इनमें पहली प्रायोरिटी किसकी है, पति पत्नी की या स्पाउस की या बच्चों की, बराबर? इसमें नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी और बच्चों का बराबर अधिकार है, निश्चिंत रहें। जैसे माँ बाप वाले में तुमने क्या कहा था, माँ बाप जिंदा है तो भाई बहन का अधिकार नहीं है, लेकिन पत्नी और बच्चे जिंदा है तो सबका अधिकार बराबर है। यानी अगर मान लीजिए 2 बच्चे और पत्नी तो 3 हिस्से होंगे फिर, करेक्ट, ये ध्यान में रखना। 4 बच्चे, 3 बच्चे हैं, पत्नी है, 4 हिस्से होंगे, एंड सो ऑन। अब लीगल हियर को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि वो तो पैसा गवर्नमेंट तो एक जने को देगी, या जो भी एम्प्लॉयर है आपका वो तो एक जने को देगा पैसा, तो आपको क्या करना पड़ता है मालूम है, फिर एनओसी लानी पड़ती है, राइट। एनओसी मतलब जैसे मान लीजिए पत्नी है और 3 बच्चे हैं, तो पत्नी को अपने तीनों बच्चों से एनओसी लेनी पड़ेगी कि बेटा तेरे बाप की ग्रेचुटी मैं ले रही हूं पूरी की पूरी, तुम तीनों को इस बात में कतई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बच्चे साइन करेंगे तो पूरी ग्रेचुटी पत्नी को मिल जाएगी। बच्चे माइनर हैं तो कुछ नहीं करना, 2 थप्पड़ लगाना, साइड में बैठा देना। तीनों बच्चे माइनर हैं, तीनों को एक चॉकलेट दो, माने तो ठीक, नहीं माने तो थप्पड़ लगाओ और बांध के साइड में पटक दो। बैंक वालों को दिखा देना या एम्प्लॉयर को, देखो नाबालिग बच्चे, तो फिर पूरा आपको मिल जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब कई बार क्या होता है, बच्चे बालिग हैं और माता जी भी हैं, अब चारों लड़ रहे हैं किसको मिले, तो एम्प्लॉयर कह रहा है तुम लड़ लो, पहले एक काम करो, जब तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए डिसाइड हो जाए किसको मिलनी है तो बता देना, और अगर सबको मिलनी है तो लिख के दे दो, सबको बराबर बराबर दे देंगे, राइट। इसके लिए 1 साल का टाइम दिया, करेक्ट है क्या? अरे बोलो तो ना, हाँ ना तो बोलो। ऐसा गोबर सा मुंह लेके बैठे रहते हो, शर्म थोड़ी आती होगी तुमको? नहीं आती ना? आती है तो फिर क्यों ऐसा मुंह लेके बैठे रहते हो? थोड़ा एक्टिव रहा करो ना यार। सीधे बैठो एक तो पहले, स्टेट सारा नहीं लेना है, और कुछ पूछे तो उस पर हाँ ना बोलना होता है, हाथ बांध के नहीं बैठना है। अभी कह रहे रखूं कहां यहां तो एडजस्ट थे, फोल्ड करके एडजस्ट, अभी ये अब यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां ऐसे रखूंगा फिर तो चिचियाएगा, ऐसे क्यों रख दिया, ऐसे रखूंगा फिर चिचियाएगा, तो तू बता दे भाई क्या करें? तो ऊपर एक रस्सी लगा लेते और ऐसे बांध देते हैं, कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, नहीं क्या करेगा फिर? ऐसे रखेगा। चल जवाब दे दियो अब की बार। हाँ, आओ, नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अब आपने एम्प्लॉयर को लगाई एप्लीकेशन, 30 दिन में आपको एप्लीकेशन लगानी है, एम्प्लॉयर को 30 दिन में ग्रेचुटी नहीं देनी। एम्प्लॉयर के पास तो टाइम है, ये तो आपने एप्लीकेशन लगानी है। अब जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई तो एम्प्लॉयर पढ़ेगा, चेक करेगा भाई आपकी ग्रेचुटी कितनी बनती है, कैसे बनती है। अच्छा, आप जो एप्लीकेशन लगाओ उसमें आप ग्रेचुटी का अमाउंट लिख के बताना। आपने भी करी होगी ना कैलकुलेशन, तो फॉर्मूला तो सबके लिए था ना, सबको आता है फॉर्मूला, तो एम्प्लॉय को भी आता ही होगा, उसने अपनी ग्रेचुटी कैलकुलेट कर लेनी है ना, करो ना कैलकुलेट यार, कि भैया सब मेरे हिसाब से मेरी ग्रेचुटी इतनी बन रही है। क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे ना, कौन सा वाला ऊपर पड़ा था ना, फॉर्म नंबर आई, फॉर्म नंबर जे, इसको जब भरोगे तो इसमें कॉलम आएगा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एज पर एम्प्लॉइज कैलकुलेशन, एम्प्लॉय के हिसाब से। दो ग्रेचुटी पेबल वही होगी जो रूल के हिसाब से, बट आप भर दो, ठीक है, जो भी आपने कैलकुलेशन करा। अब जैसे आपने एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेशन लगाई, 2 बातें होंगी, या तो आपका ग्रेचुटी का क्लेम एडमिसिबल होगा या तो नहीं होगा। होगा मतलब अगर आपने 5 साल सर्विस के दिए कंटिन्यूस ईयर, जो हमने पीछे चर्चा की थी, प्लस तो एडमिसिबल है ही, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि आपने जो अमाउंट लिखा उससे एम्प्लॉयर सहमत नहीं है, वो कहता है ये नहीं, ये अमाउंट है, कम का अमाउंट हो सकता है थोड़ा सा। अगर आपके दिए हुए क्लेम से एम्प्लॉयर इज लाइक रेडी, सो एप्लीकेशन इज एडमिसिबल, तो एम्प्लॉयर आपको रिवर्ट करेगा, आपको बताएगा बाय मेल, बाय लेटर। देखो, इफ क्लेम इज फाउंड एडमिसिबल ऑन वेरिफिकेशन, द एम्प्लॉयर इशू अ नोटिस इन फॉर्म नंबर एल टू द एप्लीकेंट एम्प्लॉय और नॉमिनी और लीगल हियर, जिसने भी एप्लीकेशन लगाया उसको, तीनों को नहीं देना है, जो एज द केस में भी, the amount of the gratuity payable and fixing a date not being later than the 30th day after the date of receipt of application for payment thereof. Now see, calculation of period is very important in this case. जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाया, आपने लगाया था, राइट, उसके बाद उसको मिला, उसको रिप्लाई कितने दिनों में करना है, कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन एडमिसिबल है, I'll tell you the dates, right, डे वाइज हम एक कैलकुलेशन ले लेंगे।
जिस दिन आपकी एप्लीकेशन उसको मिली थी उससे 30 दिनों में पे करना है, ध्यान रखना। अब आप कभी भी उसको नोटिस भेजो, रिप्लाई करो, चाहे 30 दिनों के अंदर देना। फॉर एग्जाम्पल किसी इंप्लॉय ने एप्लीकेशन लगाई 20 जनवरी को भेजी। अब तो देखो ये एक्ट तो बहुत पुराना है, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, मेल है, ऑनलाइन है, तो आज एप्लीकेशन लगा रहा हूं एम्प्लॉयर के पास आज ही पहुंच जाएगी। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, पुराने जमाने में बाय पोस्ट भेजते थे तो 2 दिन 4 दिन लग जाते थे, इसीलिए इन डेट्स में फर्क आ जाता था। ये डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन है, मान लीजिए 22 जनवरी, ये तो है डेट ऑफ एप्लीकेशन, और ये है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, क्या, बाय एम्प्लॉयर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब मत सवाल नहीं पूछना, आजकल डिफरेंस नहीं होता यार, आजकल सब ऑनलाइन जमा कराते हैं एप्लीकेशन, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, पहले हुआ करता था। यहां से 30 दिन का समय है, इसको हटाकर 30 दिन यानी 23 से काउंट करेंगे, तो अगर 23 से काउंट करेंगे तो 21 फरवरी 21 ऑफ फरवरी तक ग्रेचुटी पे करनी है, अगर क्लेम एडमिसिबल है तो। अब आप देख लो, जिस दिन एप्लीकेशन, आप भले ही एम्प्लॉय या उसके लीगल ईयर को 25 को इन्फॉर्म करो, 28 को इन्फॉर्म करो, 4 फरवरी को इन्फॉर्म करो, 14 फरवरी को इन्फॉर्म करो, ठीक है जी। इसमें हंसने की क्या बात है यार, 14 फरवरी को तो मतलब कोई नेशनल हॉलीडे थोड़ी होता है, तुम्हारा है। अब वो जरा 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, उसका काय का नेशनल हॉलीडे है, एज भी तो देखना था ना। तो आप कभी भी इन्फॉर्म करो, ग्रेचुटी उस तक को बेचारे को 30 दिन में दे देना। आप ध्यान से देखो, यहां पे उसको इन्फॉर्म करने का टाइम लिमिट नहीं है, जो आप भेजोगे ना उसको रिप्लाई, वो कब भेजना है उसको लेकर कोई कंडीशन नहीं है, पर उसमें जो डेट लिखोगे कि भैया आपको इस तारीख तक पेमेंट मिल जाएगा, वो तारीख किसी भी हालत में एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद 30 दिन से आगे की नहीं होनी चाहिए। अभी समझ में आया क्या? 30 दिन निकालूंगा तो 21 फरवरी आएगा, ठीक है, 2025। और वो डेट आपको मेंशन करनी है अपने रिप्लाई में। जैसे आपके पास एप्लीकेशन आई 22 को, हमने चेक करा, 28 तारीख तक हमको कंफर्म हो गया कि भैया हाँ इसकी ग्रेचुटी तो बन रही है और ये अमाउंट बनेगा। अब अमाउंट हो सकता है एम्प्लॉयर से मैच करे, एम्प्लॉय के अमाउंट से ना करे, वो एक अलग बात है। आपने 28 तारीख को लेटर डाल लिया कि सर आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और आपको जो है इतनी रुपए की ग्रेचुटी पे करेंगे, और 21 फरवरी तक। अच्छा, ज्यादातर एम्प्लॉयर आखिरी डेट ही डालते हैं, समझ गया मेरी बात? यानी अगर 30 दिन की डेट आ रही 21 फरवरी, वो 21 ही डालेगा, 20 भी नहीं डालेगा। क्या ना, आप पहले तो कर ही सकते हो, उसके बाद नहीं करना है। आपने डेट डाल दी 10 फरवरी और किसी कारण से आप पे नहीं कर पाए तो फंस गए अब आप, क्योंकि आप तो 21 फरवरी तक का टाइम था, आपने क्यों लिखी 10 तारीख डेट? अब लिखी तो दो फिर, इसलिए हमेशा लास्ट डेट डालना है 21 फरवरी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? हाँ ना बोलना है, हाँ या ना। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। अरे आवाज नहीं आई, देख लो जिसकी आवाज कम आएगी वही 4 अटेम्प्ट की समस्या रहती है, और तो क्या हमारे यहाँ देख लो आया कि नहीं आया समझ में। आवाज में कमी है यार, तो गड़बड़ लग रही है मेरे को यार रिजल्ट में। चलो कोई नहीं, आगे आओ। इफ क्लेम फॉर ग्रेचुटी इज नॉट फाउंड एडमिसिबल, issue a notice in form M to applicant, employee, nominee or legal year as the case may be, specifying the reason why the claim of gratuity is not considered. ग्रेचुटी का अमाउंट कंसीडर नहीं किया गया पे करने के लिए, उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। आगे फिर एम्प्लॉय जैसा भी चाहे। If the claimant for the gratuity is a nominee or a legal year, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity. ऊपर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर लीगल ईयर या नॉमिनी आता है तो आपसे आपकी आईडी के एविडेंसेस मांगे जा सकते हैं। If amount of the gratuity payable is not paid by the employer within a period specified above, the employer shall pay from the date on when the gratuity is payable to date up to the date on which it is paid simple interest at the rate of 10%. आपने जो रिप्लाई दिया था नोटिस का, जिसमें आपने डेट लिखी थी किस तारीख तक हम ग्रेचुटी का पेमेंट कर देंगे, यदि किसी कारण से आप नहीं दे पाए तो उससे जब तक आप दोगे उतने दिन का ब्याज देना पड़ेगा 10% की रेट से। समझ गए क्या? हाँ,
10% की रेट से ब्याज आपको देना पड़ेगा। करेक्ट। आओ, नो सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल इफ द डिले इन द पेमेंट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर इज ऑब्टेन परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर डिले। अगर एम्प्लॉय की गलती है और इस वजह से पेमेंट डिले हो रहा है, अब आप मुझे बताओ एम्प्लॉय की क्या गलती होगी पेमेंट डिले होने में? बहुत अच्छी बात है दीदी, क्या नाम है आपका? अनीशा। आज तो अनीशा धमाधम जवाब दी जा रही है। आगे बैठने का असर है ये। आप देखोगे सारे आगे वाले बच्चे जवाब देते हैं, पीछे वाला कोई नहीं देता। ये आगे की रो वाले, वो एक दो एक्सेप्शन है। ये दोनों, ये अगले एक्ट से देंगे, अच्छे बच्चे दोनों अगले एक्ट में धूम मचाएंगे। आगे वाले बच्चे सवाल भी पूछते हैं, आगे वाले बच्चे जवाब भी देते हैं। जैसे ही कोई बच्चा पीछे जाता है, वो पता नहीं कौन सा ट्रांसमीटर है, बंद हो जाता है, वो सवाल पूछना बंद, जवाब देना बंद है। चलो बहुत बढ़िया, अकाउंट नंबर गलत दे दिया, और रीजन बताओ। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब जैसे जैसे उसका एड्रेस क्यों देखना है? एक मिनट रुको, दीदी जोश में आ गई, बोले आज तो सारे जब बैठूंगी। यस, अब बोल रही, बोले ऐसे कैसे? यस आई कैन डू इट। अरे दीदी एड्रेस क्यों चाहिए? बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है दीदी? जैसे राशि कौन सी है? अच्छा, तो वो तो बेटा बैंक डिटेल, तो दीदी वो तो बैंक डिटेल में आ गए ना मेरे बेटे। तो फिर उसके अलावा क्या? मैं तो उसके अलावा पूछा ना। ये अलग ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का ज्ञान लगा रही, बोले आपने पूछा राहुल गांधी, लो 4 पेज। अरे बैंक डिटेल में सब आ गया ना बेटा, उसके अलावा रीजन पूछ रहा हूं। बताना पड़ेगा। और क्या हो सकता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय की गलती की वजह से पेमेंट नहीं हुआ? पीछे वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पुण्य वो भी कमा सकते हैं। हाँ भाई, यहां दक्षिण दिशा में, हाँ मध्य केंद्र में, अरे सोचते सोचते शाम ना हो जाए। हाँ दीदी, अरे अभी तो विटामिन सी की गोलियां भी खाई हैं, अभी तो जवाब देना पड़ेगा। और क्या रीजन हो सकता है? हैं? यदि मेरे पास सजाए मौत देने का एक अधिकार होता तो ये आज तुझे दी जाती। अरे मेरे भाई, नॉमिनी नहीं होता तो फिर एप्लीकेशन लगा कौन रहा है? अगर नॉमिनी नहीं है तो यहां तक पहुंचेंगे भी कैसे? तो ये बचाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। जितना हमने चर्चा नॉमिनी पर आज करी ना, उसके हिसाब से भी तेरा आंसर गलत है। और ये ऐसे बच नहीं सकते, सर मैं आज ही आया हूं। हाँ हाँ जी, केजरीवाल साहब नहीं बताओगे? बताना नहीं चाहते? क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई और रीजन नहीं होता, सिर्फ यही रीजन है। आज के टाइम पे यही रीजन है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बैंक अकाउंट में आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी होती है। सबसे अच्छा, तभी आधार से भी लिंक कर दिया, तो सबसे अच्छा फायदा यह है कि पहले पेमेंट करने वाले को आपकी कई चीजें वेरीफाई करनी, अब नहीं करनी पड़ती। अकाउंट से अगर मैच हो गया ना, तो बैंक वाला मैच करेगा। सबसे बढ़िया काम क्या है? बैंक वाले को डिटेल भेज दो आप तो, कि भैया ये अकाउंट नंबर है, ये बंदा है, ये बैंक वाला मैच करेगा कि जिसको पेमेंट करना है वो और जिसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर वो सेम पर्सन है या नहीं। राइट। आओ, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी और एडमिजिबिलिटी ऑफ द क्लेम्स। जैसा भी अपन ऊपर पढ़ा कि एम्प्लॉयर ने आपको रिप्लाई करा और रिप्लाई में क्या लिख दिया कि भैया तेरी ग्रेच्युटी पेबल नहीं है, या ग्रेच्युटी का अमाउंट जितना एम्प्लॉय मांग रहा है, एम्प्लॉयर कह रहा है उतना नहीं बनता, तो फिर डिस्प्यूट हो गया। अब कहां जाए? तो उसकी व्यवस्था भी है, देखो। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल, द एम्प्लॉयर शैल डिपॉजिट विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अभी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? देखो, हर एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी, उसके लिए कौन है? पुलिस और कोर्ट।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए आरबीआई, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीएआई, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेबी एक्ट के लिए सेबी। तो कोई ना कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जो उस एक्ट को इंप्लीमेंट कराती है। तो ग्रेचुटी एक्ट के लिए भी है, सरकार ने ग्रेचुटी एक्ट के लिए भी कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना रखा है। आप उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पैसा जमा करा दो। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूं और अनीशा शी इज एन एम्प्लॉय, अब इसने एप्लीकेशन लगाई, सर मेरी ग्रेचुटी बन रही है 19,15,740 रुपए। मैंने कहा दीदी आपकी ग्रेचुटी बन रही है 17,28,335 रुपए, ये मेरी कैलकुलेशन है। अब ये कोर्ट में जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कि सर ऐसे ऐसे। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने मेरे से क्या बोला कि भैया तेरे हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है? मैंने कहा सर 17,28,340 रुपए। बोले ये तो जमा करा, ये तो कॉमन हो गया ना, तो इतना पैसा तो मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जमा करा देता हूं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो पैसा इसको दे देंगे, मैडम ये तो पकड़ो, जो आ रहा है वो तो लो, क्योंकि वो तो कॉमन है। अब लड़ाई तो डिफरेंस की है ना, तो कोर्ट में केस चलने दो। देखो उतना पैसा एम्प्लॉयर शैल डिपॉजिट विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी सच अमाउंट एज ही एडमिट्स टू बी पेबल बाय हिम। जितना अमाउंट एम्प्लॉयर मान रहा है उतना तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जमा कराओ, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी? द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू द एप्लीकेंट वेयर इज एन एम्प्लॉय और वेयर एम्प्लॉय एप्लीकेंट इज नॉट एम्प्लॉय। यानी एप्लीकेंट कौन है? जिसने एप्लीकेशन लगाई वो नॉमिनी है या लीगल हियर है। तो टू द नॉमिनी और लीगल हियर इफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो डिस्प्यूट एज टू द राइट ऑफ एप्लीकेंट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। सिंपल है, यदि एम्प्लॉय जिंदा है तो उसको देंगे, और अगर एम्प्लॉय जिंदा नहीं है तो नॉमिनी को दे देंगे, या लीगल हियर ने एप्लीकेशन लगाई तो लीगल हियर को, प्रोवाइडेड उनमें आपस में डिस्प्यूट ना हो। अब लड़ाई चलती रहेगी हम दोनों की बाकी के अमाउंट के लिए। करेक्ट। ये क्यों करी व्यवस्था? देखो समझो आप, अगर पूरे अमाउंट को लेकर हम रोक देते तो, और ये लड़ाई मान लीजिए महीने 2 महीने साल भर में निपट गई तो ठीक। जो ये चल गई 4-5 साल, तो बेचारा एम्प्लॉय तो गया काम से। अब वो केस लड़े बैठ के घर चलाए, घर चलाने के पैसे नहीं है क्योंकि ग्रेचुटी तो आपने अभी तक दी नहीं। तो हमने कहा नहीं, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर रेडी है देने को उतना तो लेके आप एम्प्लॉय को दे दो, बाकी की लड़ते रहो, केस तो चलता रहेगा, कम से कम घर तो चले, इसलिए। ठीक है, आगे आओ। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। देखो बेटा, अगर कोई एम्प्लॉयर ने उधम मचाया, एम्प्लॉयर अभी देखो चेंज कर देते, एम्प्लॉयर है दीदी, मैं हूं एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि अब पुलिस के सोटे पड़ेंगे, तो एम्प्लॉयर हो गई दीदी, मैं हूं एम्प्लॉय, ग्रेचुटी नहीं दे रही दीदी मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? मैं रोता रोता जाऊंगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, सर दीदी चीटिंग करती है, चीटर चीटर चीटर, मेरा ग्रेचुटी नहीं दिया सर। अच्छा, ऊपर से लेटर और भेज दिया इसने मेरे को कि सर इस तारीख तक आपकी ग्रेचुटी दे देंगे, उसके बाद भी ग्रेचुटी नहीं दे रही, तो मैं जाऊंगा किसके पास? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी पूछेगी बता भी क्या हिसाब है तेरा? मैंने कहा सर देखो ये मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसकी फोटोकॉपी, ये दीदी ने लेटर दिया, इतनी तारीख तक तेरी ग्रेचुटी पे कर देंगे। अभी कुछ टेंशन नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी? उस सिटी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, समझते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस सिटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजेगी एक नोटिस कि बेटे जाओ और जाके एम्प्लॉयर से अमाउंट लेकर आओ। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सवाल नहीं पूछ सकता कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, सर किसका पैसा है कितना, तेरे को बोला ना, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी हूं, मैंने बोला सीधा, मैंने कहा बेटे जाओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब कलेक्टर यार, कलेक्टर, उससे ऊपर कोई नहीं होता सिटी में, मैंने बोला बेटे जाओ ग्रेचुटी लेकर आओ अनीशा प्राइवेट लिमिटेड से, इतने रुपए की अमाउंट है। ये मेरे से ये नहीं पूछ सकता सर किसकी ग्रेचुटी, मतलब तेरी ग्रेचुटी काटू क्या, आगे लेकर आ। ये जाएगा और लेकर, अब ये खुद तो जाएगा नहीं ना, 4 पुलिस वाले जाएंगे, समझ गया, और इसको एज अ लैंड रेवेन्यू रिकवर करके लाएंगे। लैंड रेवेन्यू मतलब सरकार के ड्यूज। और मान लीजिए अगर बाय चांस एम्प्लॉयर ने कुछ इसमें ऊंच नीच करी, तो रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं ना, सब में आपको विश्राम कराते हुए लाएंगे, ये याद रखना। दीदी को हटा देते, भैया को लगा देते हैं, एम्प्लॉयर भैया है, अच्छा नहीं लगता दीदी का ना, तो रास्ते में जितने थाने पड़ेंगे ना बेटे, ये गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पुलिस वाले भेजे 4, उन्होंने जाके बोले सर वो 19 लाख की ग्रेचुटी दे दो, आपने एम्प्लॉय को परेशान कर रखा है, ऊपर से ऑर्डर आया, ये रहे, कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं मानता मैं, काहे को बोला ऑर्डर? बोले सब कलेक्टर साहब ने भेजा है। अरे होगा कलेक्टर अपने घर में, सब कलेक्टर साहब को ग्रेचुटी अथॉरिटी ने बोला है। अरे मैं नहीं मानता, बाहर निकल। पुलिस वाले ठीक है सर, एज यू विश। पहले बाहर गए, अंदर से 4 पुलिस वाले और लेकर आए, 8 पुलिस वाले आए, 2 ने इसके हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, 2 ने सर पकड़े और गाड़ी में डाल लिया। अभी चिल्ला रहा है, इसका मुंह बंद किया।
अब ये कह रहा सॉरी सॉरी आई वाज जोकिंग, जोकिंग वो नहीं। अब हो गया काम। अब तो भाई साहब रास्ते में मुहूर्त निकलेगा आपका। अब रास्ते में जितने थाने पड़ेंगे ना, सब में सेवा पानी। और ये हर थाने में अपने आप को बचाने का, छुड़वाने का वो टैक्स देकर आएगा। यानी ग्रेचुटी देनी थी 19 लाख और कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने की कॉस्ट थी 22 लाख। बीच में 22 थाने पड़े, हर थाने में 1-1 लाख रुपए देकर आया। प्यार से बोला था दे दे, ये कह रहा यार आई वाज जोकिंग। अब तो गए काम से भैया। इसलिए देखो इसमें ज्यादा वो नहीं करना। अरे चुपचाप दे दो ना यार, देनी तो पड़ेगी ग्रेचुटी, तो जाएगा कहां। देखो इफ ग्रेचुटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, देन कंट्रोलिंग अथॉरिटी शेल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी व्यक्ति, प्रताड़ित व्यक्ति, राइट, इश्यू अ सर्टिफिकेट फॉर दैट अमाउंट टू द कलेक्टर who shall recover the same together with compound interest on the date of expiry of prescribed time। पीछे बढ़ा 10% की रेट से, तो जितने दिन डिले हुआ उसका ब्याज भी जुड़ता जाएगा। एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रीपे द सेम टू द एंटाइटल पर्सन। तो ग्रेचुटी का अमाउंट प्लस जितने दिन डिले हुआ उसका 10% का ब्याज या अमाउंट लेके जो बंदा एंटाइटल उसको दे देंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एम्प्लॉय। देखो ये क्या होता है, जब एम्प्लॉय, अभी हाथ जोड़ के पुलिस वालों ने कहा था ना, अगर आपको दिक्कत है तो आप बोलते ना मुंह से कि सर मैंने ग्रेचुटी का अमाउंट इस वजह से नहीं दिया, तो पुलिस वाले कह रहे हैं सर अगर ये रीजन है तो आप कलेक्टर साहब से मिल लो एक बार, उनको जाके आप एक्सप्लेनेशन दे दो। अभी आपका रीजन सही लगा तो कलेक्टर साहब आगे अपने आप फॉरवर्ड कर देंगे कि भैया एम्प्लॉय इस वजह से नहीं दे रहा एम्प्लॉयर। लेकिन जवाब तो दोगे ना यार, तो आपको मौका देंगे, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके पास जेन्युइन रीजन हो। एंड द लास्ट, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ऐसा कभी होगा भी नहीं। अरे 10% की रेट से तो है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी नहीं है। 10% की रेट से अगर ब्याज की हम कैलकुलेशन करें तो ग्रेचुटी के अमाउंट के बराबर आने में 10 साल हो गए। यानी 10 साल से ग्रेचुटी अगर नहीं मिली है तब जाकर ग्रेचुटी के अमाउंट के बराबर ब्याज बनेगा, वरना तो इतना टाइम तो लगता ही नहीं है। फिर भी अगर हो जाए तो जितना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है उससे ज्यादा ब्याज नहीं हो सकता। करेक्ट? यहां तो कोई दिक्कत? पक्का? नींद तो नहीं आ रही? बोलो ना हाँ या ना। देखो बेटे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, खाना नहीं खाने देना तो लंच खा जाऊंगा मैं तुम्हारा। 1:15 बजे छोड़ूंगा क्लास, ध्यान रखना। हाँ आवाज नहीं आई तो 1:15 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा, समझ गए ना। अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद में फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगी। हाँ सीधे बैठ लो एक तो पहले, क्योंकि मेरे पास नया चैप्टर चालू करने का पूरा प्रावधान है। और 1:15 बज गए तो फिर तुम्हारा लंच गया, फिर तो सीधा 4 बजे मिलेगा, 3 बजे जब भी तुम्हारी क्लास खत्म हो। ठीक है चलो। प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेचुटी, देखो ऐसा है बेटा, मान लो जो है आपको ग्रेचुटी मिली, ठीक है, तो ग्रेचुटी का अमाउंट बना आपका, अब आपके खाते में डाल दिया। अब आप रिटायर हो गए और फालतू हो गए तो आपको उधम सूझ रही है, उल्टे सीधे काम करते हो, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी चकारी, फ्रॉड, स्कैम, इनमें लग गए, है ना। अब किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया, अब तुमको स्कैम करके आए थे, तो पुलिस जैसे तुमको पकड़ेगी ना तो कोर्ट क्या करेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। बेटा ये अटैच वो अटैचमेंट वाला नहीं, अटैच मतलब उसको एक बार के लिए सीज कर देगा प्रॉपर्टी। सबसे पहले पता है क्या सीज करेगा, तुम्हारे बैंक खाते, तुम पैसा नहीं निकाल सकते उसमें से, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा ग्रेचुटी का अमाउंट कभी भी सीज नहीं होगा। मतलब अगर आपके ऊपर ड्यूज चल रहे हैं, उधारी चल रही है और तुमने उधारी नहीं चुकाई, और जिसकी उधारी नहीं चुकाई वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कहा सही बोल रहा है, बिल्कुल इसकी उधारी बाकी है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया इस व्यक्ति की सारी संपत्ति बेचो, बैंक का सारा पैसा भी ले लो, लेकिन उसमें भी ग्रेचुटी के पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। समझ गए क्या? तो बेटा अगर ग्रेचुटी हो तो कांड कर लेना, क्योंकि कुछ भी हो गया तो उधार ले आओ तुम, मान लो तुमने ले लिया कहीं से 25 लाख का उधार, है ना, और तुम्हारी ग्रेचुटी है 20 लाख, वो पड़ी है, और 5 लाख तुम्हारे पास है नहीं, उधार ले लिया तुमने, और कोई तुम्हारे नाम से मकान, दुकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं है तुम्हारे नाम से, तुम एकदम निरे जो है ना वेले हो, एकदम फुकरे हो। अभी तुमने 25 लाख का लोन ले लिया, लोन चुकाया नहीं, जिसका लोन लिया, जिससे लोन लिया वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट क्या करेगा, बोले इस आदमी की संपत्ति बेचो, है ही नहीं है,
अरे पर्सनल लोन मिल जाता है मेरे बेटे, पर्सनल लोन में हाँ कोलेट्रल नहीं होता है। पर्सनल लोन हाईली अनसिक्योर्ड लोन होता है, हाईली अनसिक्योर्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है, 16% होती है, इसलिए तो ज्यादा होती है। तो आपको ले लिया 25 लाख का लोन, अब वो चला गया, कोर्ट ने कहा बेचो संपत्ति, बोले है ही नहीं, ना दुकान है, ना मकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ले दे के 20 लाख है। वो सुना 20 लाख तो बहुत है, 20 लाख तो ग्रेचुटी का, उसको तो हाथ नहीं लगा सकते। पैसा डूब गया, कुछ नहीं कर सकते आप। बैंकरप्ट ये नहीं वो हो गया। हाँ ये तो अभी कहीं और से लोन लेने की तैयारी कर रहा है। ये चालाक आदमी है, ये सोच रहा है 1 करोड़ की संपत्ति बनाऊंगा 45 लाख तो हो गई है जेल। नहीं तो लोन नहीं चुकाने पे कोई जेल थोड़ी ना होती है, फ्रॉड थोड़ी करा। ये कह रहा है पैसे नहीं है, मैंने एक अपराध क्या करा, लोन लिया, पैसे खर्च कर दिए, मेरे को लगा पैसे आ जाएंगे, नहीं आए। अब नहीं आए यार, इसमें क्या कर सकते हैं। मैं ये छुपा ही नहीं रहा, ये कह ही नहीं रहा कि मैंने, कह रहा सर पैसे तो मैंने लिए थे और जैसे ही आएंगे चुका भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हो। इसके लिए हमारे भारत में इंसॉल्वेंट एंड पागल, इन दोनों को कोई सजा नहीं मिलती, पता आपको। इंसॉल्वेंट से आप पैसा भी नहीं मांग सकते अपना, मतलब सोचो जो चौड़े में घूम रहे खुलेआम, लेकिन आप अपना पैसा नहीं मांग सकते। इसने कहा कोर्ट से सर मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो आप तो, क्योंकि अभी 25 लाख के 2 लोन और ले रखे थे वो भी आएंगे, है ना, बढ़िया काम। और नहीं तो पागल हो जाओ। अच्छा इंसॉल्वेंट हो गए तो तुमसे खाली पैसे वाले केस पे नहीं चलेंगे, मारपीट लड़ाई झगड़ा तो, लेकिन अगर तुम पागल हो गए तो भाई साहब तुम मर्डर ही करे हो किसी का, कोई सजा नहीं है। तो बढ़िया काम है, जब भी ऐसा हो 2-4 का सर फोड़ देना, पागल हो जाना, ठीक है। आ जाओ। ग्रेचुटी हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल। डिक्री मतलब जब कोर्ट किसी से पैसा रिकवरी का ऑर्डर देता है ना, उसको बोलते हैं डिक्री। यानी कोर्ट ने ऑर्डर दिया फलाना व्यक्ति से आप 10,000 रुपए रिकवर करो, तो ये कोर्ट का ऑर्डर क्या कहलाएगा, डिक्री। तो कोर्ट की कोई भी डिक्री है, या सिविल कोर्ट का, या रेवेन्यू कोर्ट का, क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है, उन सब के अगेंस्ट में ग्रेचुटी का अमाउंट यूज नहीं किया जा सकता। The relief is aimed at providing payment of gratuity to the person or persons entitled thereto without being affected by an order of attachment। देखो इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि ग्रेचुटी आपके बुढ़ापे का सहारा था, और हम आपके बुढ़ापे के सहारे की लाठी को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, आपने जो भी करा वो अपनी जगह है, बट स्टिल वी कैनॉट रिवोक योर दिस राइट एज इट इज गिविंग यू अ राइट टू लिव इजीली फ्रीली इन योर ओल्ड एज। तो हमने कहा इसको दे। वो एक अलग बात है, ओल्ड एज में तुम कांड सारे कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, पैसा लेके भाग रहे हो, लेकिन अब क्या करें, प्रावधान। आगे आ जाएंगे पेनल्टीज। इफ एनी पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिम अंडर दिस एक्ट। इंप्लॉयर के लिए लिखा है, अगर इंप्लॉयर पैसा चुकाने से बचने के लिए झूठे स्टेटमेंट दे रहा है, बचने के लिए, ही शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब बेटा जेल, for a term not exceeding 6 months or a fine which not exceeding 10,000 rupees, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल, अथवा दोनों का आपको सजा मिल सकती है। If an employer contravenes any of the provision of this act, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 3 months which may extend to 1 year, यानी 3 महीने से 1 साल तक की जेल, और 10,000 से लेके 20,000 तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। ठीक है, यहां बोथ नहीं है, देखो या तो जेल होगी या तो जुर्माना। ऊपर वाले में जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है दोनों भी हो जाए। ठीक है, बस इसी के साथ हमारा ये एक्ट समाप्त होता है। हाँ कितनी होती है? तू ग्रेचुटी की क्लास में कौन सी क्लास से पहले बता? नहीं आया था, बीच में आया था, मतलब सेकंड क्लास में आ गया था, है ना। फैक्ट्स ऑफ द केसेस लेट मी टेल यू। उसके बाद तो बीच में 2 दिन नहीं आया, बाकी सारी क्लासेस तुमने अटेंड करी। और ये जो प्रावधान है मैंने उस दिन पढ़ाया था जब तू था, कि ग्रेचुटी के अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो उस दिन नहीं था जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था कि कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं। लेकिन जिस दिन ग्रेचुटी का अमाउंट पता था उस दिन तो तू था, तो उसके हिसाब से तुझे ये प्रावधान पता होना चाहिए कि ग्रेचुटी का अमाउंट 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता था।
अच्छा, आप इनकी एडवोकेट हैं? मैं उसको कन्विंस कर रहा हूं, वो हाँ भी कर रहा है। दीदी कह रही नहीं ऐसे कैसे, ये तो हमारी फर्टर्निटी का आदमी है, इसको नहीं बचाया तो किसको बचाया। दीदी अलग ही खेल रही है, देखो यहां। अरे दीदी, अरे मान लो तो उसको तो गिल्टी प्रूव करने देते, आपने तो पहले उसको बचा लिया। ये तो दीदी गलत बात है। तो ये ये जात पात नहीं चलेगा। ये हमारी जात का, तू बाहर, तू तो टीचर है, तेरी जात अलग है, हम स्टूडेंट है, हमारी अलग है। बचा लिया उसको आपने, ऐसे करोगे आप? बताओ दीदी को ग्रेचुटी का अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब पता है तो काहे बोले, तो उसकी हम देख लेते ना, आप काहे बीच में बोली है? ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना लेना ना देना बेवजह। भाई तेरे बड़ी फैन फॉलोइंग है, तेरे को बचाने के लिए काफी सारे वकील आ गए भाई। चलो जी, ये मौका भी सबको नहीं मिलता।